तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 29 मार्च को रिलीज हुई एक तमिल हॉरर सुपरनैचुरल सीरीज को जिसका नाम है इंस्पेक्टर ऋषि। ये सीरीज बहुत ही बेहतरीन है, आपको देखने में मजा आ जाएगा। इसके अंदर कुल मिलाकर 10 एपिसोड हैं जिनको आप प्राइम वीडियो पर जाकर फिलहाल देख सकते हैं। बाकी इस सीरीज को मैं 2 पार्ट्स में कवर करूंगा, जिसके अंदर मैं पहली वीडियो में यानी कि आज की वीडियो में पहले 5 एपिसोड्स को कवर करने वाला हूं और यहाँ पर मैं इसको काफी डिटेल में कवर करूंगा तो आपको देखने में मजा आएगा। सोचकर देखो, जंगल में हत्याएं हो रही हैं लेकिन उनके आसपास उनकी लाश पेड़ पर लटकी मिलती है। पूरी की पूरी बॉडी अकड़ी होती है और पूरे शरीर पर कोकून बना होता है यानी कि जाल बुना गया होता है। लेकिन इतना बड़ा जाल कौन बुन सकता है? ऐसी कौन सी स्पिरिट है, कौन सी ऐसी चुड़ैल है या फिर कौन सी ऐसी चीज है जो ऐसा कर सकती है? इसके बारे में जानेंगे हम आज की वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अभी एक रियल स्टोरी सीरीज को एक्सप्लेन किया है जो कि नेटफ्लिक्स की काफी बढ़िया सीरीज है। एक ऐसा केस जिसने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए जल्दी से जल्दी तो इस वीडियो को 10,000 लाइक कर दो, 500 कमेंट कर दो ताकि वीडियो कल ही आपके पास आ जाएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड 1 शुरू होता है 20 साल पहले कोयम्बटूर से 50 किलोमीटर दूर एक काफी बड़े जंगल थायनकाडु से, जहां पर हम वन में रहने वाले ट्राइबल्स को देख पाते हैं जो कि बहुत खुशी से हंस खेल रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पर जंगल में अपना जीवन यापन कर रहे थे। आज उनका कोई फेस्टिवल होता है जिसकी तैयारी में सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत ज्यादा खुश हैं। शाम होते ही सभी तैयार होकर नाच गाने के साथ जुलूस निकालकर उत्साह के साथ जंगल से होते हुए अपनी वन देवी की पूजा करने के लिए एक केव के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उनकी देवी की पूजा की जगह है और उनकी देवी का नाम राची है। अब ये सभी लोग पूजा और रिचुअल्स करते हैं और फिर जल प्रसादम लेते हैं और वहां पर एक बहुत ही बड़े से गड्ढे में उन्होंने ढेर सारी लकड़ियां डाल रखी थी जिसको वो जला देते हैं। और अब प्रार्थना करते हुए एक के बाद एक वो सभी गांव वाले उस आग में कूद जाते हैं जो कि बहुत ही शॉकिंग था। तभी हम कहीं पर एक पेड़ से एक लेडी को बाहर आता हुआ देख पाते हैं जो कि लाल साड़ी पहने हुई थी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था और सर पर सींग थे और राची देवी की मूर्ति भी सेम ही थी, मतलब यही राची देवी है जो कि बाहर आते ही बड़े ही खौफनाक तरह से दहाड़ती है और सीन यही शिफ्ट हो जाता है। खैर अब हम 20 साल बाद इसी जंगल में कुछ फॉरेस्ट गार्ड और रेंजर्स को देख पाते हैं जो कि टोटल 30 हैं और यहाँ की वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स और जंगल की प्रोटेक्शन करते हैं। अब जंगल बहुत बड़ा है लेकिन गार्ड टोटल 30 ही हैं क्योंकि बजट काफी कम है, जिस वजह से वहाँ पर और गार्ड्स अपॉइंट नहीं हो पा रहे थे, तो वो लोग जैसे तैसे काम चला रहे हैं। अब यहाँ पर कभी भी कोई भी घुस आता है, पार्टी वगैरह करता है और कचरा भी ऐसे ही फेंक देता है, जिससे कि एक एलिफेंट के पैर में कांच घुस गया था। तो रेंजर ऑफिसर सत्या और उसकी टीम डॉक्टर लेकर आए हैं ताकि वो उस हाथी का इलाज करवा पाएं। और यहाँ पर वो जानते हैं कि जंगल जानवरों का है, तो वो उनका सम्मान करते हुए हर एक काम में जैसे कि रास्ता पार करना या फिर घूमने के अंदर एनिमल से परमिशन लेते हैं या फिर एनिमल्स के हिसाब से ही काम करते हैं। अब सत्या अपने साथ ही इरफान और पुण्यता से ये कहता है कि उन्हें थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होना होगा और किसी के भी रिजर्व फॉरेस्ट में आने पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। खैर अब ये लोग तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन रात में हम रॉबर्ट नाम के एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को जंगल में डर से यहाँ वहां घूमते हुए देखते हैं जो कि रास्ता भटक गया था। लेकिन डर की वजह ये नहीं थी, डर की वजह है राची जो कि उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसको देखकर डर से उसकी आत्मा तक कांप जाती है और सीन यही शिफ्ट हो जाता है। अब अगले दिन सत्या और उसकी टीम पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें पेड़ के ऊपर लटकी हुई मकड़ी के जाले में कैद एकदम कोकून की तरह बनी हुई रॉबर्ट की लाश मिलती है, जिसको देखकर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसी खतरनाक चीज नहीं देखी थी। अब कुछ दिन बाद हम अयनार नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसकी दादी अभी अभी एक्सपायर हुई है और उसने लव मैरिज करी है, तो सबका मन है कि वो लड़की ही ठीक नहीं है और उसके पेरेंट्स भी उस लड़की को वापस घर लाने से मना कर देते हैं, जिससे वो टेंशन में ऑलरेडी आ जाता है। साथ ही साथ उसको ये लगा था कि ये जो रॉबर्ट वाला केस है यानी कि थायनकाडु वाला केस, उसकी इन्वेस्टिगेशन उसे मिलेगी, वो प्रमोट हो जाएगा। लेकिन अब चेन्नई से कोई दूसरा ऑफिसर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने आ रहा था, जिससे कि उसका मूड और ज्यादा खराब और चिड़चिड़ा हो जाता है। अब वो और उसकी पार्टनर चित्रा क्राइम सीन पर जाते हैं जहां पर उसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर ऋषि मिलता है, जिसके नाम पर इस सीरीज का भी नाम पड़ा है।
खैर वो उन दोनों से उनकी इनिशियल ऑब्जर्वेशन बताने के लिए कहता है, जिस पर अय्यनार बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। तो ऋषि उससे कहता है कि वो अपने तरीके से काम करता है और उसकी मेथड्स उसको अजीब लग सकती हैं, तो उसे दिक्कत है तो वो यहाँ से जा सकता है। लेकिन अय्यनार यहाँ से नहीं जाता और क्राइम सीन के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि जब वो यहाँ पर आया तो उसने देखा कि रॉबर्ट की बॉडी मकड़ी के जाल में फंसे किसी कीड़े की तरह पेड़ पर लटकी थी, और आमतौर पर ये जाल बुनने वाले कीड़े बनाते हैं और कोकून फॉर्म करते हैं जहाँ पर वो रहते हैं और प्रजनन करते हैं। लेकिन शॉकिंगली वहाँ पर उन्हें कोई भी कीड़ा नहीं मिला। तो सारे कीड़े कोकून बनाकर चले क्यों गए? और रॉबर्ट की बॉडी देखकर पता चला कि वो खुद पेड़ पर नहीं चढ़ा था, बल्कि किसी ने उसे वहां पर उस पोजीशन में रखा है ताकि सब उसकी डेड बॉडी को देख पाए, मतलब कि ये एक मर्डर है। खैर अब चित्रा ये बताती है कि रॉबर्ट का बैग पास में ही पड़ा हुआ था, जिसके अंदर कैश और एक्सपेंसिव सामान सेफ है, मतलब कि उसे चोरी के इरादे से नहीं मारा गया। और यहाँ पर सभी जगह पीले कनेर के फूल पड़े हुए हैं, लेकिन 3 किलोमीटर तक उनका कोई पौधा नहीं है, जो कि काफी अजीब बात है। और एक खास बात यह है कि जो पीले कनेर के फूल होते हैं वो जहरीले होते हैं, जिनसे दिल का दौरा पड़ सकता है, और उसके हिसाब से यही मौत का कारण है। खैर अब ऋषि रॉबर्ट का कॉटेज देखने जाता है और सत्या से कुछ पूछताछ करता है, जो कि बताता है कि रॉबर्ट यहाँ पर पिछले 2 महीनों से रुका हुआ था और वो दिन में जंगल में जा सकते हैं, लेकिन रात में वहाँ पर जाना मना था। और अभी सिर्फ 30 ही यहाँ पर गार्ड्स हैं, तो सब जगह नजर भी नहीं रख सकते। जिस पर ऋषि कहता है कि वो सभी फॉरेस्ट गार्ड से बात करना चाहेगा, किसी ने तो रॉबर्ट को देखा होगा। और इसी बीच वो अपनी टीम को आगे के इंस्ट्रक्शंस देता है, जहां पर अय्यनार बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। अब वो अपनी टीम के साथ उन लोगों से पूछताछ करता है जो कि कभी रॉबर्ट से मिले होंगे। तो उसे पता चलता है कि अब्दुल नाम का वेटर उससे उस दिन मिला था, और यहाँ भी अय्यनार और चित्रा ही भाग दौड़ में लगे हुए थे। वो पीछे ही था, जिससे अय्यनार और चिढ़ जाता है। अब अब्दुल भागता है, जिसे वो लोग पकड़ते हैं और सख्ती से पूछताछ करते हैं, जो कि पहले तो झूठ बोलता है, लेकिन बाद में ये बताता है कि रॉबर्ट रात में जंगल गया था एक उल्लू की फोटो क्लिक करने, और वो भी उसके साथ गया था, जिन्हें अचानक से एक अजीब सी आवाज आई या फिर एक गर्जन सुनाई दी, जो ना ही किसी जानवर की थी, ना ही चिड़िया की, ना ही किसी इंसान की, जिससे वो थोड़ा सा डर गए थे। लेकिन रॉबर्ट उस आवाज की ओर जाने लगता है तो उसको वनराची दिखाई देती है, यानी कि वनराची स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट, जो कि एक पेड़ पर चढ़ी हुई थी और उन्हें गुस्से से देख रही थी, जिससे डर कर वो भागने लगा और रॉबर्ट पीछे ही रह गया था। अब इसी बीच हम 2 फॉरेस्ट गार्ड सेल्वी और कैथी को देख पाते हैं, जो कि पेट्रोलिंग पर निकली थी, और सेल्वी को अचानक से पीरियड्स हो गए थे, तो वो चेंज करने जाती है और थोड़ा रुक कर वो लोग आगे जाती हैं। तो रास्ते में भालू वाले ट्रैप्स लगे हुए थे, जिसमें सेल्वी का पैर फंस जाता है, जिसके लिए कैथी हेल्प कॉल करती है और उसे निकालने के लिए कुछ ढूंढने लगती है। और अब यहाँ पर सेल्वी के सामने अचानक से वनराची आ जाती है, जिसे देखकर वो डर से चिल्लाने लगती है, और कैथी उसकी आवाज सुनकर उसके पास आने लगती है, लेकिन फिसल कर गिर पड़ती है। और वहीं वनराची धीरे धीरे सेल्वी के पास आती जा रही थी, जिसके साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है कुछ दिन पहले चेन्नई से, जहां पर ऋषि एक लड़की को एक डेडली सीरियल किलर से बचाता है, साथ ही साथ उस किलर को अरेस्ट भी करता है। अब डिपार्टमेंट उसके ही बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि क्या उसे ये केस देना चाहिए या फिर नहीं। और इस डिस्कशन की वजह यह है कि 3 साल पहले एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था, जिससे वो खुद को बाहर निकाल रहा है। और कैच ये है कि उसकी एक आंख नकली है, मतलब कि वो सिर्फ एक ही आंख से देख सकता है। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और सत्या सेल्वी और कैथी से बात करता है, जहां पर कैथी कुछ नहीं बताती क्योंकि उसको लग रहा था कि कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन सेल्वी बताती है कि उन्होंने वनराची को देखा था और उसे वनराची की कहानियां झूठ लगती थी, लेकिन उसने सामने से उसे देख लिया है, जिससे कि वो डर में है। और हम फ्लैशबैक में ये देख पाते हैं कि वनराची उन दोनों के पास ही आकर खुद से ही दूर चली गई थी। अब एज यूजुअल सत्या उनकी बातों पर यकीन नहीं करता और इरफान उससे ये कहता है कि उसे ये बात ऋषि और उसकी टीम को बतानी चाहिए, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो भी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन इरफान कहता है कि ये बात तो अब वैसे भी पूरे इलाके में फैल जाएगी क्योंकि ये यहाँ पर नहीं रुकेगा। खैर तभी हम ऋषि और उसकी टीम को अस्पताल में देखते हैं और फॉरेंसिक एक्सपर्ट उनको ये बताती है कि रॉबर्ट पूरी तरह से हेल्दी आदमी था, जिसे कोई भी बीमारी नहीं थी और उसकी बॉडी अकड़ी हुई मिली थी। तो जैसा चित्रा ने बताया कि उसके आसपास पीले कनेर के फूल मिले थे, लेकिन शॉकिंगली उसके खून में कोई भी पॉइजन नहीं है, एक ट्रेस तक नहीं है। साथ ही साथ जंगल में कई तरह के टॉक्सिक स्नेक्स, इंसेक्ट और स्नेल मिलते हैं, जिनके वेनम को कैलियोटॉक्सिन कहते हैं, जिनसे कि नर्व सिस्टम डेड हो जाता है, लेकिन वो भी उसके खून में मौजूद नहीं थे। साथ ही साथ ऊपर बना हुआ जो कुकून है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, मतलब उसे किसी आदमी ने बनाकर उसमें बॉडी को नहीं रखा है, वो पूरा नेचुरल था। अब रिकन्फर्म करने के लिए रॉबर्ट की बॉडी को दिल्ली भी भेजा गया था, जहां पर उसकी ऑटोप्सी हुई और रिपोर्ट बिल्कुल सेम आई थी।
अब ऋषि यहाँ पर अय्यनार और चित्रा से कहता है कि वो लोग सेम ऐसे ही हादसे की पड़ताल करें जो कि पहले भी हुआ हो, क्योंकि उसे ये सीरियल किलिंग वाला एंगल लग रहा है जिसके अंदर ऐसा पहले भी हुआ होगा, या फिर ये केस पहला है और आगे भी ऐसी किलिंग्स होंगी, क्योंकि एक खून करने के लिए कोई भी इतनी मेहनत या फिर तामझाम क्यों ही करेगा। अब ये तीनों ही डीएफओ से मिलने जाते हैं और सत्या उनकी मीटिंग अरेंज करवाता है और बातों ही बातों में बोलता है कि उसे यहाँ पर 4 साल हो चुके हैं और वो अब एक रेंजर ऑफिसर है, और यहाँ पर इरफान को भी 30 साल हो चुके हैं जो कि फॉरेस्टर है। जिसके बाद वो डीएफओ से फाइनली मिलते हैं जिन्होंने ऋषि के कहे अनुसार पहले ही चीजें चेक कर ली थी। तो असल में 5 साल पहले बाला नाम का एक ट्रक ड्राइवर था जो कि यहाँ से गुजर रहा था, जिसका ट्रक पेड़ से टकरा जाता है और वो विंडशील्ड को तोड़कर आगे वाले पेड़ से टकराता है और टहनियां उसके आर पार निकल जाती हैं, जिसकी मौत इंजरी से हुई थी। तो किसी ने उसके अंदर मर्डर का एंगल नहीं देखा, इवन उसकी बॉडी भी कुकून में ही मिली थी, और ऐसा कुकून इंसेक्ट्स अपने शिकार के लिए बनाते हैं, लेकिन इंसान पर वो कुकून पहली बार देखे गए थे और एक रात में ऐसा कुकून बना पाना बहुत ही मुश्किल है, और ये काफी अजीब बात थी। यानी कि चलो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को फंसाने के लिए ऐसा किया जाए तो अलग बात है, बहुत ही छोटा सा बनता है, लेकिन एक इंसानी कुकून बनाना बहुत बड़ी बात थी, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक। अब हम सेल्वी को देखते हैं जो कि डर के मारे अपने घर चली जाती है और कैथी को भी चलने की सलाह देती है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो शुरुआत से ऑर्फन है तो किसी को परेशान नहीं करना चाहती। तभी वो चर्च में जाती है और फिर ऑर्फनेज जाती है मदर लियाना से मिलने, लेकिन वो अस्पताल में थी तो वो वहां पर उनसे मिलती है और काफी इमोशनल हो जाती है, जिसे वो हिम्मत देती है। तभी ऋषि और टीम बाला के परिवार और उसके पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं जो कि ये बताते हैं कि 1 हफ्ते पहले से वो काफी परेशान रहने लगा था, यानी कि अपनी मौत से पहले, जिसे लाल साड़ी वाली वही स्पिरिट सपने में हॉन्ट करती थी, यहाँ वहाँ सब जगह जंगल में दिखाई देती थी, उसका पीछा करती थी, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर में रहता था, बीमार हो जाया करता था और 1 हफ्ते बाद पूजा भी कराने वाला था, लेकिन सडनली उसका एक्सीडेंट हो गया था जो कि ना नशा करता था, ना ही लड़ाई झगड़ा, ना ही ट्रक में कोई दिक्कत थी, और वो नया भी नहीं था, उसे सालों का एक्सपीरियंस भी था, इसलिए सबको उसके एक्सीडेंट की बात से काफी शौक लगा था और वो एंड तक बोलता रहा था कि जंगल की स्पिरिट उसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सब उसे पागल समझ रहे थे या फिर ये सोच रहे थे कि वो सोया नहीं होगा। खैर अब इस टॉपिक पर वो तीनों ही एक एक्सपर्ट की वीडियो भी देखते हैं जो कि ये बताता है कि नेचर स्पिरिट्स होती हैं जैसे कि फायर, एयर, वाटर, अर्थ एंड फॉरेस्ट, जिन्हें कई कल्चर्स में पूजा जाता है और हर बार इन्हें श्रद्धा से ही नहीं पूजा जाता, कभी कभी डर से भी लोग पूजते हैं क्योंकि सब प्योर नहीं होती। कुछ इविल स्पिरिट्स भी होती हैं जो कि प्रेत, पिशाच की तरह ह्यूमंस को हॉन्ट करती हैं और हर्ट करती हैं, और ऐसी ही स्पिरिट है वनराची जो कि फॉरेस्ट की स्पिरिट है, उसको प्रोटेक्ट करती है, इसलिए उसका नाम वनराची पड़ा है, यानी कि वन मतलब जंगल और रांची ये स्पिरिट का नाम है। तभी हम ऋषि को उसके क्वार्टर में देख पाते हैं जिसकी आंख में काफी दर्द होने लगता है और वो दर्द से परेशान हो जाता है, साथ ही साथ उसको एक फीमेल गोस्ट विजन्स में हॉन्ट करती है जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी हम एकम्बरम नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर को देख पाते हैं जो कि जंगल के पास कुछ काम करवा रहा था, लेकिन अब गाँव में वनराची की बातों से डर का माहौल बन गया था तो बहुत से लोग तो काम पर ही नहीं आते, जिससे कि वो काफी परेशान हो जाता है और नए लोग बुलाने के लिए बोलता है। अब अगले सीन में हम उसकी प्रेग्नेंट वाइफ संगीता को पास की ही एक लड़की धनम के साथ घर जाता हुआ देखते हैं और उनको काफी लेट हो चुका था क्योंकि संगीता अपना चेकअप कराने गई थी और तभी एक बूढ़ी महिला उनको देखकर समझ जाती है कि अभी रांची जंगल में घूम रही है तो उनको लेट नाइट बाहर नहीं रहना चाहिए क्योंकि रांची अपनी उम्र से पहले मारी गई थी जो कि कभी मां नहीं बन पाई और उसे मां बनने का सुख नहीं मिला, तो वो अनबॉर्न बच्चों की महक से प्रेग्नेंट लेडीज के पास आती है और उनका बच्चा ले जाती है, जिससे बचने के लिए संगीता को लोहे की कोई नुकीली चीज अपने पास रखनी चाहिए। और ऐसी ही एक डीमन होती है, ऐसा कॉन्सेप्ट हमने हॉलीवुड में भी देख रखा है। खैर अब वो दोनों आगे चली जाती हैं और थोड़ी दूर से ही संगीता को अकेले घर जाना था जो कि अपने साथ एक कील ले जाती है और उसको रांची दिखाई भी देती है जिससे वो बहुत डर जाती है और भागकर अपने घर आ जाती है। अब थोड़ी ही देर के बाद में घर का दरवाजा कोई बहुत तेजी से खटखटाने लगता है। अब वो रांची से उसके बच्चे को छोड़ने के लिए कहती है, रिक्वेस्ट करती है तो रांची दरवाजे से दूर हो जाती है, लेकिन घर के ऊपर चढ़कर उसके पति एकम्बरम के रूम में चली जाती है। संगीता बाहर से उसकी चीख सुन पा रही थी और वो जैसे ही अंदर जाती है तो रूफ टूटी हुई थी। एकम्बरम गायब था, उसका पति गायब हो गया था, जिससे घबरा कर वो वहीं बेहोश हो जाती है और एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत एकम्बरम के साथ ही होती है जो कि जंगलों में एक पेड़ के किनारे बैठा हुआ था और उसकी बॉडी अकड़ी हुई थी, लेकिन अब उसके सामने वनराची आती है जिसके करीब आते आते उसकी आत्मा कांप जाती है और अब वो उस पर हमला कर देती है।
तभी हम ऋषि और उसकी टीम को देखते हैं जो कि संगीता के घर इन्वेस्टिगेशन करने आए थे और अभी संगीता हॉस्पिटल में एडमिट थी जिसकी हालत काफी क्रिटिकल थी, तो वो बयान नहीं दे सकती थी। लेकिन हॉस्पिटल जाते जाते वो यही बोल रही थी कि वनराजी उसके बच्चे को लेने आई थी लेकिन पति को लेकर चली गई। अब देखो, ऋषि ऑब्वियसली इन सब बातों पर नहीं मानता था और वो अपनी एक थियोरी रखता है कि ये कोई किडनैपिंग है जिसके अंदर संगीता का पीछा बस ध्यान भटकाने के लिए होगा और किडनैपर्स पहले से ही घर के अंदर बैठे होंगे, क्योंकि कुछ ही सेकंड में छत तोड़कर आना और वहां से एकम्बरम को ले जाना बहुत मुश्किल है। खैर, तभी वो स्निफर डॉग की हेल्प से जंगल में सर्चिंग करते हैं तो डॉग्स एक जगह आकर रुक जाते हैं और अनकंफर्टेबल होकर भौंकने लगते हैं और तभी सडनली रांची की दहाड़ को सुनते हैं जिससे कि वो दोनों ही डॉग्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन सभी लोग अलर्ट हो गए थे क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी। अब ऋषि आगे बढ़ता है तो उसे एकम्बरम की कुकून में कैद लाश मिलती है। अब वो लोग बॉडी को इनिशियल ऑब्जर्वेशन पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाते हैं जहां पर डॉक्टर चेक करके ये बताती है कि ये बॉडी भी सेम रॉबर्ट की बॉडी की तरह ही अकड़ी हुई है, हाथ पैर भी एक जगह पर सेट हो गए हैं। अब सडनली तभी उनको कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो नोटिस करते हैं कि उसके गले के अंदर मूवमेंट हो रही है और तभी यहाँ पर एकम्बरम के मुंह से ढेर सारे स्टिक इंसेक्ट्स बाहर आते हैं। अब ऋषि एक इंसेक्ट को पकड़ लेता है और उसे एक्सपर्ट के पास लेकर जाता है और वो एक्सपर्ट बताता है कि ये प्रेइंग मैंटिस की फैमिली से ही आते हैं और सबसे अच्छा सिल्क यही बनाते हैं। एंड अनलाइक स्पाइडर्स या फिर वर्म्स जो कि पेट या फिर सलाइवा से सिल्क बुनते हैं, इनके पैरों से सिल्क आता है। अब ऋषि पूछता है कि ये डेड बॉडीज को क्यों टारगेट कर रहे हैं, तो ये पता करने के लिए एक्सपर्ट्स को उन पर स्टडी और टेस्ट करने होंगे जिसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। आगे ऋषि ये भी पूछता है कि क्या इन इंसेक्ट्स को कोई कंट्रोल करके ऐसा कर सकता है या फिर करा सकता है, जिस पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्लोज्ड एनवायरनमेंट में फायर, साउंड, विंड आदि से इन्हें कंट्रोल करके सिर्फ आगे या पीछे मूव कराया जा सकता है और ओपन जंगल में इनसे जाल बनवा लेना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसा केस उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। अब इसी बीच अय्यनार भी चित्रा से बोलता है कि ये चीजें अब उसे भी अजीब और सुपर नेचुरल लगने लगी हैं। खैर, अब ये तीनों ही डीएसपी से मिलने जाते हैं और ऋषि ये कहता है कि उसके हिसाब से ये एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा लोगों का काम है और तीनों खून सेम ही टीम ने किए हैं क्योंकि बॉडी की कंडीशन, उनकी हालत और आसपास पड़े कनेर के फूल सेम हैं और ये लोग काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी हैं जो वही दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं और वो बॉडीज को सामने छोड़ते हैं ताकि उन्हें देखा जाए। वो आगे कहता है कि उनका ही कोई आदमी रांची का भेष बनाकर घूमता होगा ताकि लोग डर जाएं इस पुरानी कथा से और उनका प्लान फेल ना हो जाए और शायद वो कुछ बताना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं सबको। खैर, तभी हम एक और कैरेक्टर को देख पाते हैं जिसका नाम मंगई है जो कि एक लेडी है जो कि अपनी शॉप चलाती है और रांची डॉल्स भी बनाकर बेचती है। तभी जया नाम की एक बच्ची को वो डॉल बहुत पसंद आ जाती है जो कि मंगई उसको देने लगती है, लेकिन जया की माँ उसे वहां से ले जाती है और डॉल नहीं लेने देती। अब वो घर तो आ जाती है लेकिन जया काफी अजीब बिहेव करने लगी थी। कभी काफी देर तक दूर जंगल को देखती रहती तो कभी सडनली गायब हो जाती, लेकिन किसी से बात नहीं कर रही थी और उसकी माँ इस पर ध्यान भी नहीं देती। लेकिन तभी हम ध्यान दे पाते हैं कि उसके पास वही रांची वाली डॉल है जिससे वो बात कर रही थी। अब रात को सभी सो रहे होते हैं कि तभी रांची की भयानक आवाज से जया की माँ की नींद खुल जाती है और वो अपने पति रतिराम को जगाती है। अब वो लोग यहाँ वहाँ देखते हैं तो हलचल भी शुरू हो जाती है जिससे वो दोनों और ज्यादा डरने लगते हैं और उसके पिता को वो रांची डॉल मिल जाती है जिसे देखते ही वो समझ जाता है कि इसमें दिक्कत है और वो उसको सीधा जला देता है। हालांकि उसकी वाइफ उसको रोक रही थी लेकिन वो नहीं मानता। जिसके बाद रांची को जंगलों में अपने शिकार के लिए तैयारी करते हुए दिखाया जाता है और वहीं एक भयानक सपने से ऋषि की भी नींद खुल जाती है और हर बार की तरह उसे दवाई लेनी पड़ती है, यानी कि उसको नाइटमेयर्स आया करते थे। इसी बीच हम अय्यनार और चित्रा की लाइफ को भी देख पाते हैं जहां पर अय्यनार ने यमुना से लव मैरिज करी थी लेकिन उसकी कुंडली ठीक नहीं थी। ऐसा कहकर अय्यनार के पेरेंट्स ने उसे घर से निकाल दिया और अब वो अपने पिता के पास रहती है जो कि उससे बात तक नहीं करते और उसकी माँ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने तरस खाकर उसे अपने पास रख लिया था। हालांकि वो उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे। अब अय्यनार उसको मनाने जाता है और पूजा कराने के लिए कहता है लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं मानती। अब यहाँ चित्रा के घर वाले उसकी शादी कराना चाहते हैं और लड़का देख चुके हैं जिसको चित्रा भी पसंद करती है, लेकिन फिलहाल वो शादी नहीं करना चाहती। और चित्रा और अय्यनार इसलिए ही अच्छे दोस्त हैं क्योंकि वो एक दूसरे को समझते हैं और समझाते भी हैं।
तभी हम ऋषि को देखते हैं जो कि अपने अतीत के बारे में ही सोच रहा था और हम उसका फ्लैशबैक देख पाते हैं जब वो अपनी गर्लफ्रेंड विजी के साथ रहता था और उसे किसी असाइनमेंट पर जाना था। तो वो उससे यही बात करता है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो मूव ऑन कर ले, शादी कर ले, लेकिन वो साफ मना कर देती है क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। और अब वो बोलती है कि अगर वो मर गई तो क्या होगा, और मजाक में वो ऐसा कहती है कि वो उसको भूत बनकर डराएगी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो फीमेल गोस्ट उसे हॉन्ट करती है वो कोई और नहीं बल्कि वो विजी ही है, यानी कि उसकी स्पिरिट है, जिसको देखते ही समझ में आ रहा था कि उसका अंजाम जो भी रहा होगा वो बहुत ही भयानक होगा। जिसके साथ एपिसोड 3 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 4 शुरू होता है मंगई को दिखाते हुए जो कि रात को अपनी शॉप बंद करके घर जाने लगती है। लेकिन रास्ता सुनसान था तो एक आदमी उसका पीछा करने लगता है, जिससे डर कर वो जल्दी जल्दी भागकर अपने घर आ जाती है। लेकिन वो आदमी उसके घर तक आ चुका था और मंगई को रांची की आवाज सुनाई देती है। और अब जब वो आदमी घर में झांककर उसको देखता है तो वो पजेस्ड हालत में हो चुकी थी, जिसको देखकर वो डर कर वहां से भाग जाता है। तभी हम सत्या को देखते हैं जो कि इरफान के घर पर खाने पे जाता है और उनके बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। इवन इरफान के बच्चे उसे मामा कहकर बुलाते हैं। तभी हमें ऋषि को दिखाया जाता है जो कि अय्यनार के साथ थायनकाडु जा रहा था क्योंकि केस के सिलसिले में कुछ दिन उन लोगों को वहीं पर रहना होगा और चित्रा थोड़ा सा पेपर वर्क खत्म करके आएगी। अब रास्ते में अय्यनार ऋषि से पूछता है कि क्या वो भूतों में मानता है, जिस पर ऋषि कुछ नहीं बोलता। लेकिन हम जानते हैं कि उसे विजी की स्पिरिट हॉन्ट करती है और ये बात वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तभी वो दवाइयां लेता है। तभी अय्यनार ये बताता है कि उसने डेमीगॉड्स और असुरों पर रिसर्च करी है, तो दुनिया भर के सभी कल्चर्स या फिर सिविलाइजेशंस में एनिमल से जुड़ी हुई भी स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं, जैसे कि ग्रीक गॉड ज़्यूस के साथ ईगल का होना, इजिप्ट टूम्स में कैट का होना, जापानीज में स्नेक्स और फॉक्स, और इंडियन गॉड के साथ भी कोई ना कोई एनिमल एसोसिएट होता है। वैसे ही रांची के साथ होते हैं वेब स्पिनर इंसेक्ट, और जब रांची किसी को मारती है तो वो वेब स्पिनर उसके ऊपर कुकून बना देते हैं, जो कि फाइनल एक्ट या फिर कर्म कांड जैसा ही है। खैर अब ये सारी बातें सुनकर ऋषि उसके ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि ये सब वो केस में फाइल नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते, और हर एक मिस्ट्री के पीछे कोई ना कोई लॉजिकल, साइंटिफिक और रैशनल एक्सप्लेनेशन जरूर होता है जिस तक उन्हें पहुंचना पड़ता है, तो वो उस पर ध्यान दे। अब वो दोनों ही जंगल के गेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें सत्या गेस्ट हाउस में रहने के लिए अरेंजमेंट्स करवाता है और जंगल में उसे किसी की असिस्टेंस भी चाहिए होगी, तो वो कैथी को ही उसका असिस्टेंट बनाता है जो कि यहीं पर रहकर उसे जंगल विजिट और दूसरी चीजों में हेल्प करेगी। इसी बीच ऋषि सत्या से सेल्वी के बारे में पूछता है कि उसे रांची दिखाई दी थी, तो ये बात सत्या ने उसे पहले क्यों नहीं बताई, जिस पर वो कहता है कि सबको ही रांची दिखाई दे रही है और उसे यकीन नहीं होता। अब रात को हम अय्यनार को देखते हैं जो कि यमुना को कॉल करता है उसे मनाने के लिए और काफी इमोशनल हो जाता है, और वहीं यमुना भी उससे अलग होकर बहुत ही ज्यादा दुखी थी और वो रोज रो रही थी। वहीं हम चित्रा को भी देख पाते हैं जो कि असल में एक लड़की को पसंद करती है जिसका उसे कॉल आता है और वो 2 दिन के लिए कोयम्बटूर आ रही थी, तो उसके घर पर रुकने का पूछती है, जिस पर ऑब्वियसली चित्रा मान जाती है क्योंकि वो तो उसको चाहती थी। अब अगले दिन ऋषि और अय्यनार विजिट पर निकलते हैं जहां ऋषि कहता है कि वो किलर्स अब कहीं भी किसी को भी मार सकते हैं और उन्होंने एकम्बरम को जंगल में रखा क्योंकि वो दिखाना चाहते होंगे इसका कनेक्शन भी इसी जंगल से है। तभी कैथी उन लोगों को एकम्बरम की कंस्ट्रक्शन कंपनी ले जाने लगती है और ऋषि उससे बात करते हुए पूछता है कि उसने भी सेल्वी के साथ रांची को देखा था, लेकिन वो कहती है कि वो कोई जानवर रहा होगा, यानी कि वो इस बात पर कुछ नहीं कहती। अब वो लोग एकम्बरम के ऑफिस पहुंच जाते हैं जहां पर ऋषि को उसका सीक्रेट ड्रॉर मिलता है जिसमें उसका एक दूसरा फोन भी छुपा हुआ था। अब वो लोग उस सड़क को देखते हैं जिसका काम बंद हो चुका था और ये सड़क जंगल काट कर बनने वाली थी। अब वो लोग थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करते हैं और यहाँ पर एक ब्लैक पैंथर निकलता है जिससे कैथी ऋषि को छुपा लेती है और वो उसे थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा था। अब तभी माहौल को सेट करने के लिए बारिश होने लगती है, लेकिन तभी वो अपनी नकली आंख साफ करने लगता है, यानी कि यहाँ पर उसके रोमांस के बीच में उसकी नकली आंख आ गई जिससे कैथी को उसकी एक आंख के बारे में पता चल जाता है। खैर वो लोग अब हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर उनको पता चलता है कि संगीता का बच्चा पेट में ही खत्म हो गया था, जिससे कि अब वो गहरे सदमे में है और हम नोटिस करें तो रांची बच्चा लेने ही आई थी और ले जा चुकी है। तभी ऋषि वापस गेस्ट हाउस आ जाता है जहां पर उसे फिर से पास्ट की बातें याद आती हैं, जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड वीजी से ब्रेकअप हो गया था और वो उसको अवॉइड कर रहा था और वो उससे दूर नहीं हो सकती थी, तो वो उसे मिलने के लिए कहती है और ट्रैफिक में जाकर खुद को खत्म करने की धमकी भी देती है। अब फिर से ऋषि का माइग्रेन उसे परेशान करता है और कैथी वहां पर आ जाती है जो कि उसके लिए खाना लेकर आई थी और वो उसकी आंख के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि एक मिशन के दौरान गोली उसकी आंख को छूकर निकल गई थी जिससे कि वो उस आंख से अंधा हो गया था,
लेकिन जैसे तैसे उसने अकॉर्डिंगली खुद को ट्रेन किया, यानी कि एक आंख के सहारे। अब वो लोग थोड़ी और बात करते हैं और हम जानते हैं कि वो तो कैथी को पसंद करने लगा था। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। खैर तभी हम रतिराम को देख पाते हैं जो कि अपनी चाय की फैक्ट्री में था और हम जानते हैं कि चाय खेतों में या फिर जंगलों में ही उगाई जाती है। तभी उसे उसकी बीवी का कॉल आता है जो कि ये कहती है कि उसने एक पंडित जी से बात करी थी, तो उन्होंने ये बताया कि उसे डॉल जलानी नहीं चाहिए थी और उनको आज ही रिचुअल करना पड़ेगा तो वो जल्दी से घर आ जाए। और वो घर के लिए निकलता है, लेकिन अब तक रांची उसके पास आ जाती है और अब आगे क्या होगा ये हम ऑलरेडी जानते हैं, जिसके साथ ही एपिसोड 4 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है सत्या से, जो कि अपने घर पर कुछ चिड़ियों को खाना डालता है और एक नीला नाम की बर्ड उसकी पेट बर्ड भी है जो कि उसकी सभी बातें मानती है। अब वो अपनी टीम के साथ जंगल में जाता है क्योंकि वहां पर आजकल ढेर सारे ट्रैप्स मिल रहे थे जो कि हंटर्स ने जानवरों को मारने के लिए लगाए हुए थे। हम जानते हैं कि यहाँ पर इल्लीगल तरह से काफी लोग आते रहते हैं, तो उन्हें उन हंटर्स को ऐसा करने से रोकना था। लेकिन तभी हम एक शिकारी को देखते हैं जिसने जंगल में आगे अपना कैंप लगाया हुआ था और वो एक हाथी भी मार चुका था जिसका वो सर काट रहा होता है और थोड़ी देर बाद अपना सामान लेकर वहां से वो लोग निकल जाते हैं। अब तभी हम ऋषि और उसकी टीम को देखते हैं जो कि रतिराम की बॉडी को एग्जामिन करने आए थे, जो कि पेड़ से उसी कुकून वाली हालत में उनको मिलती है। इसके बाद में ऋषि और अय्यनार रतिराम के भाई थंगरासु से बात करके उससे पूछताछ करते हैं, तो वो कहता है कि वो कल दूसरे शहर में था, लेकिन उसकी आवाज में एक घबराहट थी, मतलब कि वो कुछ तो छुपा रहा था। इसी बीच में उसी शिकारी का कॉल भी आता है जो कि उससे किसी काम के पैसे मांगता है और ना देने पर गलत होगा ऐसी धमकी भी देता है। ऋषि अब रतिराम की कार को भी चेक करता है जिस पर उसे एक बड़ा सा बाल मिलता है जिसको वो लैब में भेज देता है। आगे हमें जंगल में कुछ गार्ड्स को दिखाया जाता है जिन्हें कुछ कैमरास टूटे हुए मिले थे, जिन्हें वो सत्या के पास लेकर जाते हैं जहां पर सबके मेमोरी कार्ड्स भी टूटे हुए थे और एक ही बिल्कुल सही था। तो वो उसको चेक करने पर लास्ट फुटेज उनको मिल जाती है जिसके अंदर उन्हें पेड़ से नीचे आती हुई रांची दिखाई देती है और तभी वो कैमरा भी खराब हो जाता है। अब यहाँ पर रांची यानी कि स्पिरिट कैमरास को क्यों खराब करेगी, उसे कैमरा से क्या परहेज होगा, तो यहाँ पर गड़बड़ तो कुछ ना कुछ है। तभी हम ऋषि और उसकी टीम को देखते हैं जो कि रतिराम के घर पर इन्वेस्टिगेशन करने गए थे और यहाँ उन्हें रिचुअल के बारे में तो पता चलता ही है। साथ ही साथ रतिराम को उस रांची डॉल से ये लग रहा था कि जैसे किसी ने उस पर काला जादू किया था, क्योंकि वो इनमें काफी ज्यादा मानता था और इसलिए ही उसने रांची डॉल को जला दिया था। अब ऋषि यहाँ पर उसकी बेटी जया को नोटिस करता है जो कि गार्डन में उसी डॉल को गाड़ रही थी, जो कि ये बताती है कि उसके पापा ने रांची को जला दिया था, जबकि माँ कह रही थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए और इसलिए गुस्से में रांची उसके पापा को ले गई और इसलिए वो उसको यहाँ पर गाड़ रही है जिससे कि वो उसकी पूजा करेगी, जिससे कि रांची का गुस्सा शांत हो जाएगा। खैर अब वो अपनी टीम के साथ मंगई के घर पर जाता है और वहां पर छानबीन करता है तो उसे रांची की कॉस्ट्यूम मिल जाती है और अब वो इंटेरोगेशन के लिए उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर वो उसके ऊपर लगे हुए खून के इल्जाम को सीधा नकार देती है और वो मरने वाले तक को नहीं जानती थी और वो ये भी बताती है कि वो अपने पेरेंट्स से अलग रहती है और अपनी मेहनत से उसने शॉप शुरू करी है, हालांकि वही एक लौती है जो कि रांची डॉल्स बनाती है। वो आगे बोलती है कि जया एक दिन पहले अकेले आकर वो डॉल लेकर गई थी और रही बात उस कॉस्ट्यूम की, तो वो एक थिएटर ग्रुप में जुड़ी हुई है। वनराची थीम ड्रामा होने वाला है जिसके अंदर वो मेन लीड है, तो वो कॉस्ट्यूम उसके लिए है। तभी ऋषि को फिर से माइग्रेन होता है और विजी के गोस्ट विजन उसको हॉन्ट करते हैं। थोड़ी देर के बाद में वो सत्या से मिलने जाता है जो कि उसे वो रिकॉर्डिंग दिखाता है, तो वो कहता है कि ये कोई भी नाटक करता है या फिर ये एक झूठ फैलाने वाला इंसान हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये रांची ही हो। लेकिन नोट करने वाली बात ये थी कि रांची बिल्कुल 90 डिग्री परपेंडिकुलरली पेड़ से उतर रही थी और ऐसा करना इंसान के बस की बात तो नहीं है। अब वहां पर रस्सी बांध कर रखी होगी तो अलग बात है। अब तभी हम कुछ दिन पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें रॉबर्ट एक सेल्वम नाम के आदमी से कई सारी बकरियां खरीदा करता था और बकरियों को इंजेक्शन भी दिए जाते थे। लेकिन ये कहानी हमारी कहानी से कैसे जुड़ती है तो इसके बारे में थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा। अब सेल्वम कुछ टाइम से बाहर था, जिसे यहाँ पर क्या हुआ पता नहीं था और वो जब वापस आया तो ये सब जानकर काफी परेशान सा हो गया। खैर तभी हम गांव के मुखिया कालिया पेरुमल को देखते हैं जिनसे वो कुछ बात करता है, लेकिन ऋषि को देखकर वहां से चला जाता है। अब कालिया पेरुमल मंगई के फादर हैं जिनसे ऋषि बात करने आया था। वो बताते हैं कि वो थिएटर और ड्रामा जैसी चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते
और मंगई वहीं पर जाना चाहती थी, जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो अपनी रेप्यूटेशन का सोच रहे थे। और इसी बीच उन्होंने 6 साल पहले 19 की उम्र में उसकी शादी करा दी थी। लेकिन मंगई का हस्बैंड बहुत ही अब्यूजिव था, तो वो उससे अलग हो गई, लेकिन अपने पेरेंट्स से भी उसने नाता तोड़ दिया। यहाँ पर अब अय्यनार और चित्रा थिएटर ग्रुप में भी कंफर्म करते हैं कि वहाँ पर वाकई में वनराची थीम ड्रामा होने वाला है और वो एक ट्रांस ग्रुप करवा रहा है, क्योंकि जैसे उन्हें समाज में जगह नहीं मिलती, वैसे ही वनराची को ना ही हेवन में जगह मिली और ना ही इंसानों के बीच। तभी ऋषि इस केस के बारे में सोचते हुए जॉगिंग कर रहा होता है, जिसको कैथी मिलती है और ऋषि के ऊपर एक बग आ गया था जिसे वो हटाने लगती है, जिससे वो थोड़े से करीब आ जाते हैं। लेकिन ऋषि सामने वीजी की गुस्से से भरी हुई स्पिरिट को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कैथी को वहां से भगा देता है, जिसके साथ ही एपिसोड 5 और पार्ट 1 वीडियो का खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी इंस्पेक्टर ऋषि सीरीज की एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1। उम्मीद करता हूँ कि अब तक की कहानी आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी और मुझे तो पर्सनली इस साल की ये वन ऑफ द बेस्ट तमिल हॉरर सीरीज लग रही है। सुपर नेचुरल एंगल भी है। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये कैसी लगी, और अगर आपको पार्ट 2 जल्दी से जल्दी चाहिए, कल ही चाहिए, तो इस वीडियो को 10,000 लाइक कर दो और 500 कमेंट कर दो कम से कम, ताकि मैं जल्दी से जल्दी कल ही इस सीरीज का पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगा। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना, अदरवाइज आपके पास में पार्ट 2 की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए হ্যালো 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 বন্ধুরা, এসে গেছি আবার একটা নতুন গেম প্লে ভিডিও নিয়ে This আপনাদের is a কাছে এসে simulation গেছি আমি game set in a virtual নুব world প্লেয়ার। and does তো not আপনাদের represent কাছে real আমি life. এখন Please play in এই গেম moderation, প্লেটা শুরু take করছি। frequent breaks, and এই play দেখো পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে responsibly. কী করছো, ইয়ে কী করছে পিছনে দাঁড়িয়ে, ওই দেখো এই যে শুয়ে পড়লো, শুয়ে কী করছো? ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেলো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখতে চাইছো? এই আমাদের প্লেয়ার কোথায়? আমাদের প্লেয়ার কি জানি কোথায়? ওই যে 2 নম্বর এ মারপিট করছে। তো যাই হোক বন্ধুরা, শুরু করার সময় আগে আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট করব, দয়া করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে একটা কমেন্ট করে একটু ভিডিওটা লাইক করে দেন। সে কমেন্ট আপনি যা খুশি করতে পারেন, উল্টো পাল্টা কথাও বলতে পারেন, কিন্তু একটা কমেন্ট করুন, এটাই প্রার্থনা করব আপনাদের কাছে। তো চলুন শুরু করা যাক। আর আমি নুব প্লেয়ার হলে কি হবে, আমি কারোর আন্ডারে থাকতে চাই না, তাই ওরা যাকে খুশি আনফলো করুক, আমি তো নিজের মতো লাভ করে ওইখানে নামবো। নুব প্লেয়ার বলে কি আমার দাম নেই নাকি? এখানেই নামবো আমি, ওরা যাক যেখানে খুশি যাক, আমি এখানে নামবো। দেখি এখানে কিছু লুটফুট পাই কিনা, ওদের সাথে গেলে তো লুটফুট পাওয়া যাবে না, একা নাবি নেবে এখানে, দেখি কিছু পাওয়া যায় কিনা। পাওয়া তো অবশ্যই যাবে, আমি 100% পাওয়া তো 100% পাওয়া যাবে। এটা কি কোনো বাড়ি নাকি? এই সস কি এটা? এখানে কিছু আছে নাকি? বেকার, এই তেরি ঢোকার জায়গা আছে? আমি ভাবলাম বেকার, ঢুকতে দিচ্ছে না তো, বেকার। যাই, এখানে যাই, কিছু না কিছু লুট পাবো। ঘরটায় ঢোকার আগে এইটায় দেখি কিছু আছে কিনা। একটা, এই বন্দুকগুলো কিন্তু জবরদস্ত বন্দুক, যাকে মারবো তার অবস্থা খারাপ। দেখি আর কি পাওয়া যায়। একটার এই বন্দুকটা অনবরত গুলি মারে না তো, তাই আমি
এটাকে জবরদস্ত করলাম না। ভাটের বন্দুক, এই গুলিগুলো তুলে নিই যদি কাজে লাগে। এটাকেও তুলে নিই, এটাকেও তুলে নিই। এখানে কি আছে? এটা কি? এটাকেও তুলে নিই। তুলে তো নিই, পরে দেখা যাবে লাগবে কি লাগবে না। দেখি নেক্সট এই বাড়িটায় দেখি এখানে কি আছে। পেয়েছি, এটাকে সরিয়ে নিই। দেখি আমার ব্যাগে যেটা দরকার নেই সেটা ফেলে দিই। শুধু শুধু জায়গা ভর্তি করে তো লাভ নাই। চলো, AK-47 আমার দরকার নেই। AK-47 যেটা আছে এটাই যথেষ্ট। আমি যাকে মারলাম সে আমার থেকেও বড় নুক্লিয়ার। এটাকে রাখি, এটাকে দৌড়াই, জঙ্গল দিয়ে দৌড়াই। কে গাড়ি করে আসবে এসে ধাক্কা দিয়ে। পেছনে কেউ আসছে নাকি? না, পেছনে তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। ঠিক আছে, সামনে গই। যাই হোক, আমি যাকে মারলাম সে আমার থেকেও বড় নুক্লিয়ার। এইদিকে 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 যা, একটাকে হাওয়া করে দিয়েছে। গাড়ি চাইলে আমিও চালাতে পারি, কিন্তু আমি চালাবো না গাড়ি। এই তো কতটা দূরে, এই অনেকটাই দূরে। গাড়ি করে গেলে ভালো হয়, গাড়িটা নিয়ে কি বুঝলে, অনেকটাই দূর। গাড়ি করে গেলেই ভালো হয়। এখানে টাইম জোন যা, বেশি টাইম নেই, মানে জোন চলেই আসবে। চলো, জোনের ভেতরে ঢুকিয়েছি না? না, ঢুকিনি এখনো। যাই, জোনেই যাই তাড়াতাড়ি করে। ব্রিজটা তো পার হতে হবে এখান থেকে, বুঝলে তো? এদিক দিয়ে গাড়িটা নিয়ে যেতে হবে। এই ব্রিজটা পার না হয়ে যাবো কি করে? এখানে কেউ লুকিয়ে নেই তো? ধাক্কা মেরে দিচ্ছি।
এখানে একটা স্কুটি ছিল, স্কুটি নিয়ে যাওয়া যেত। জোনে চলে এসেছি। এইখানটা আবার কোথা দিয়ে পার হবো? দেখি সামনে যাই। এটাও কিন্তু একটা রাস্তা, পাকা রাস্তা না, নর্মাল রাস্তা। আচ্ছা, একটু আগে কি এই ব্রিজটা দিয়ে পার হলাম? না না, ওটা মনে হয় ছোট ব্রিজ ছিল, এটা বড় ব্রিজ। এটা অন্য ব্রিজ। মানে তখন আমি ব্রিজ না পার হয়েও ঠিক পজিশনে পৌঁছাতে পারতাম। গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি শোনে। এবার নাবি, এবার নাবি নাকি? হ্যাঁ, নাবি এবার। দেখি এখান থেকে কেউ যায় কিনা রাস্তা দিয়ে। রাস্তা দিয়ে কেউ যায় কিনা দেখি। প্লেয়ার কজন আছে? 43 জন। তারাও কোথায় লুকিয়ে আছে এখন? এখানে লুকিয়ে বসে লাভটা কি হবে? বেরোই। যাই, এখানে লুকিয়ে বসে লাভ কোনটা? সারা লুকিয়ে বসে আছিস এখানে? হ্যাঁ, ও আমার মতো লুকিয়ে বসছিল এখানে।
কাউকে আশেপাশে দেখা যাচ্ছে না তেমন একটা। এখানে আমি একাই বসে আছি নাকি? আশেপাশে তো কাউকে দেখছি না। আমি আমি কোথায় জায়গায় আছি? হ্যাঁ, জোনের ভেতরে আছি। আর 21 জন প্লেয়ার রয়েছে, মানে সবাই লুকিয়ে লুকিয়ে এখনো রয়েছে। 4 নম্বর এখনো বেঁচে আছে, আর 2 নম্বর টপকে গেছে, মানে টপকানোর মুখে পুরো। এখানে লুকিয়ে বসে লাভ কি? কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না, মারতে পারছি না। অবশ্য সবাই লুকিয়েই রয়েছে, সামনে যে আসবে তাকে মারবে। প্লেন যাচ্ছে, প্লেন। কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না, কোথায় আছে? कहाँ है सब? कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है। কোথায় কোথায় নামবো? নামলে চিকেন ডিনার পাবো? কারণ পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি না, তার মানে আশেপাশে কেউ নেই মনে হয়। আশেপাশে কেউ থাকলে একটা পায়ের আওয়াজ শোনা যেত। আমি এই পজিশনে রয়েছি না? আচ্ছা, আগে নেক্সট গেমে স্কুলে নামবো। স্কুলে অনেক কাউকে পাওয়া যায় মারার মতো, বুঝলে? নেক্সট ডে স্কুলে নামবো নেক্সট গেমে। এখানে বসে বসে টাইম কাটাচ্ছি আমি, লুকিয়ে লুকিয়ে ভিতুদের মতো। নতুন জোনটা কোথায় দেয় দেখার ব্যাপার আছে। কেউ লাইক দিল আমাকে নাকি? লাইকের অপশান এসেছিল, মানে কেউ লাইক দিল, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে খেলছি বলে আমাকে লাইক দিল। মানে 2 নম্বরের সাথে কি হচ্ছে কিছু বোঝাই যাচ্ছে না। নতুন জোন কোথায় দিল? এবার তো বেরোতেই হবে। এবার তো বেরোতেই হবে, কিছু করার নেই। কে কোথায় লুকিয়ে বসে আছে হামলা করার জন্য?
তাড়াতাড়ি চলছে রাস্তা। চার নম্বর চপে মানে আমি একাই আছি। লুকিয়ে লুকিয়ে খেলছি, এখনো টিকে আছি। এখানে আমি একটু লুকিয়ে থাকি, দেখি আশেপাশে কেউ আছে কিনা। 11 জন রয়েছে। হা হা। কারোর পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে? পাচ্ছি না। কারোর পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি না, তার মানে আশেপাশে কেউ নেই। আচ্ছা, 2 নম্বরেরটা কি দেখাচ্ছে? 2 নম্বর কি এখনো রয়েছে নাকি? 2 নম্বরের ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। এই আগো দশজন এখনো রয়েছে, সেই বুঝে। দশজন কোথায় লুকিয়ে রয়েছে এখন? 10জন লুকিয়ে লুকিয়ে হামলা করবে।
মাল কোথায় রয়েছে ওদিকে জানে পুরীর অবস্থা খারাপ হচ্ছে বলে দিয়েছে কি জানি আবার দৌড়াও তাই রয়েছে 5 জন মানে 4 জন আমাকে নিয়ে 5 জন দেখি কোথায় লুকিয়ে রয়েছে নিশ্চয়ই পেছনে আছে সেই যে সেই যে সেই যে দৌড়াদৌড়ি করছে মানুষ 3 জন 5 জনের মধ্যে 3 জন ওখানে মাল দেখতে পেয়েছে আমাকে তার মানে কি হচ্ছে রে আমি জানতে চাই এটা কি জিনিস মানে আগুনের মতো জ্বলে গেল কি জিনিস আমি জানতে চাই ঠিক আছে বন্ধুরা এই গেমটা এখানেই শেষ করি দেখা হবে অন্য ভিডিওতে পরবর্তী ভিডিওতে টাটা বাই বাই জয় হিন্দ বন্দে মাতারাম